अब हम अपवर्तनांक के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, ठीक है। कल हमने बताया था आपको, ठीक है, दिख नहीं रहा क्या पूरा? अब तुम लोग इधर समझो, ठीक। तो हमने आपको बताया था अपवर्तनांक जो है उसकी जो डेफिनेशन है वास्तव में कहाँ से निकल के आई थी, तो स्नेल के नियम से निकल के आई थी। हमने क्या बताया था कि जब कोई माध्यम होता है, ठीक है, एक माध्यम ये ऊपर, ठीक है, ये सघन था, सॉरी विरल था, विरल मान लेते हैं जैसे वायु, और दूसरा जो माध्यम था ये सघन था जैसे कि यह जल, ठीक है। और हमने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, बात समझना, एक माध्यम से इस माध्यम से जब ये इस माध्यम में जाएगी तो होगा क्या, ये बिल्कुल एकदम सीधी ऐसे नहीं निकलेगी, बिल्कुल सीधे ऐसे, मतलब ये होगा कि जैसे ही ये दूसरे माध्यम में जाएगी इस किरण में क्या होगा कि यह किरण विचलित हो जाएगी अपने मार्ग से। ये बात हमने कल बताई थी कि नहीं, ठीक है। और यहीं से आपका जो है हमने स्नेल का दूसरा नियम बताया था कि यहाँ पे जो आई कोण आप देख रहे हो, ये आई कोण आपतन कोण है और ये आर कोण जो है ये अपवर्तन कोण है। और इन्हीं की जा यानी साइन आई अपॉन साइन आर, इसी को ही नियतांक कहते हैं। और ये नियतांक जो होता है यही एक अपवर्तनांक होता है। बात समझ पाए कि नहीं? तो अब एक चीज़ आप लोग बच्चों ये समझिए, जैसे कोई प्रकाश की किरण जब वायु में चलती है या निर्वात में चलती है, बात समझना, कोई भी प्रकाश की किरण जब वायु में या निर्वात में चलती है, निर्वात का मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ भी उपस्थित ना हो। जैसे हम वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष में जाएंगे तो वहाँ कुछ भी नहीं उपस्थित है, वायु भी नहीं है, तो ऐसी जगह जहाँ पे कुछ भी उपस्थित ना हो उसे क्या कहते हैं, निर्वात। तो जब कोई प्रकाश की किरण या तो वायु में चले या तो निर्वात में चले तो उसका कुछ वेग होगा, स्पीड होगी कि नहीं? तो वो जो स्पीड होती है निर्वात या वायु में, जो प्रकाश की चाल की स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इसे प्रकाश की चाल कहते हैं और इसे c द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। बात समझना, c बराबर 3 × 8 और मीटर प्रति सेकेंड, इतनी रफ्तार से चलता है, ठीक। प्रकाश बहुत रफ्तार है ये, वास्तव में हमने आपको बताया भी था। तो इतनी रफ्तार से ये प्रकाश चलता हुआ चला आ रहा है वायु से, और जैसे ही ये पानी में प्रवेश करेगा, जैसे ही पानी में प्रवेश करेगा इसकी रफ्तार जो है वो कम रहेगी कि ज़्यादा रहेगी? तो इसकी रफ्तार बिल्कुल जो है, जैसे ही ये विरल माध्यम से यानी वायु से पानी में जाएगा तो इसकी रफ्तार, किसकी रफ्तार, प्रकाश की रफ्तार कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी वेग जो है वो घट जाएगा, वेग कम हो जाएगा, ठीक। बात समझना, वेग जो है वो कम हो जाएगा, यानी यहाँ पे पानी में अब जो आपका प्रकाश चलेगा वो इतने तेज़ी से नहीं चलेगा, इतने वेग से कम वेग से ही चलेगा, ठीक है। बात समझना। अब और साथ ही साथ क्या हुआ, साथ ही साथ ये हुआ कि इसका जो मार्ग था सीधा जा रहा था ये विचलित हो गया, जो मार्ग था ये भी विचलन हो गया इसमें, ठीक है। तो दो काम हुआ, एक तो वेग कम हुआ और ऊपर से मार्ग में विचलन हुआ। बात समझना, मार्ग में विचलन, दो काम हुए। क्या दो काम हुए? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, और साथ ही साथ क्या होता है कि उसका जो मार्ग है वो विचलित हो जाता है। मतलब जैसे वो जा रहा था सीधे बिल्कुल वो वैसे ही नहीं जाएगा, कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, रास्ता अपना बदल लेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अब एक चीज़ ये समझिए, यहाँ पे पानी था, ये पानी था, तब आपने देखा क्या कि इसका जो वेग है वो कुछ कम हुआ होगा, और साथ ही साथ इसका विचलन जो है वो भी इतना हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये कुछ एंगल होगा ना। अगर यहाँ पे पानी की जगह हम दूसरा कोई माध्यम ले लेते, पानी की जगह दूसरा कोई माध्यम ले लेते, जैसे कि आप ले लो यहाँ पे हाँ, जैसे कि एल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है। पानी की जगह अगर हम एल्कोहल ले लेते हैं, ठीक, तो अगर एल्कोहल ले लिया जाए तो यहाँ पे समझिए, एल्कोहल का मतलब समझ रहे हो, दारू। तो अगर ये ले लिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है, तो क्या होगा, बात समझना। अगर यहाँ पे हम एल्कोहल ले लेते, मतलब प्रकाश की किरण आई और सीधे एल्कोहल में चली गई तो क्या होगा, बात समझना। प्रकाश की किरण ऐसे चली आ रही है, ऐसे तिरछी चली आ रही थी, और जैसे ही अब एल्कोहल में जाएगी तो क्या बिल्कुल सीधी निकलेगी, क्या बिल्कुल नहीं निकलेगी। पहला माध्यम वायु अर्थात कैसा है, विरल है, दूसरा माध्यम सघन है। तो यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी
तो हमें ये तो पता है कि पक्का वो विचलित होगी, पक्का विचलित होगी, लेकिन कितनी विचलित होगी। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे इतनी विचलित हुई थी, ठीक, यहाँ पर आ गई थी, लेकिन क्या अब विचलन ज़्यादा होगा या कम होगा? बात समझना, अब विचलन जो है वो ज़्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। यानी अब जो विचलन है ये ऐसे जा रही थी, अब विचलन क्या और पास आ जाएगी ऐसे। अब विचलन जो है वो ज़्यादा होगा या कम होगा, इस बात का निर्धारण हम कैसे करेंगे? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हमने क्या बताया, और यहाँ पे जो रफ्तार है पानी की तुलना में जो उसकी रफ्तार है वो और घट गई कि और बढ़ गई? ठीक है, तो ये चीज़ें हमें कौन बताएगा? तो यही चीज़ हमें अपवर्तनांक बताता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, अगर जिस माध्यम में जा रही तो उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, और जितना अपवर्तनांक होगा वही इस बात का निर्धारण करेगा कि इसका वेग कितना कम होगा और साथ ही साथ ये कितना विचलित होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो हमें ये मालूम है कि जो पानी का अपवर्तनांक होता है वो 1.31 होता है। कितना होता है? 1.31, जबकि अरे ठीक है 1.31 और इसका 33, तो ठीक है 1.33 लिख लेते हैं, ठीक है। और जबकि आपका जो एल्कोहल होता है उसका अपवर्तनांक 1.36 होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा कौन हुआ? अपवर्तनांक किसका ज़्यादा हुआ? इसका अपवर्तनांक ज़्यादा हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा, प्रकाश की किरण उस माध्यम में उतना ही ज़्यादा विचलित होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी इसमें देखो ज़्यादा विचलित हो रही है कि नहीं, और इसमें कम विचलित हो रही है, हो रही है कि नहीं? इसमें ज़्यादा अभिलंब के पास पहुँच गई है, सॉरी इसमें ज़्यादा पहुँच गई अभिलंब के पास, और इसमें कम पहुँची है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और क्या बताएं? और ये समझिए कि अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा, अपवर्तनांक माध्यम का जितना ज़्यादा होगा, प्रकाश की किरण उस माध्यम में उतनी ही धीमे से चल पाएगी। अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उस माध्यम में प्रकाश की किरण की चाल उतनी कम हो जाएगी। बिल्कुल, इसको कैसे समझिए, जो भाई जितना सघन होगा, सघन का मतलब हमने आपको बताया था कि नहीं, घना, बहुत ज़्यादा घना या भारी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे एक मैदान है, उस मैदान में केवल 2-4 बच्चे हैं और आपसे दौड़ने के लिए कह दिया जाए तो आप बिल्कुल तेज़ी से दौड़ते चले जाओगे कि नहीं? और वही बाज़ार है, बाज़ार में सभी लोग भरे पड़े रहते हैं, तो वो सघन है, यानी वहाँ का घनत्व तो ज़्यादा। अब तुम्हें वहाँ दौड़ने के लिए कह दिया जाए तो क्या तुम वहाँ तेज़ी से दौड़ पाओगे? नहीं दौड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग बहुत पास हैं और तुम नहीं दौड़ पाओगे क्योंकि वहाँ तुम टकरा जाओगे। बिल्कुल इसी तरीके से पानी जो है वो सघन होता है, जिस कारण प्रकाश की किरण जब पानी से होकर के गुजरती है तो ये उनके कणों से टकराने से इसका वेग घट जाता है, जबकि वायु विरल होती है, मतलब इसके अणु दूर दूर होते हैं, इसके अणु दूर दूर होते हैं, इस कारण इसमें वेग तेज होता है। ठीक है, जबकि हम दारू की बात करेंगे तो ये और ज़्यादा सघन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें वेग और ज़्यादा घट जाएगा। और कांच की बात करें अगर तो कांच और सघन हो जाएगा, तो वहाँ वेग और घट जाएगा। ठीक है, तो बात इतनी क्लियर समझ में आई। तो बस हम एक निष्कर्ष पे यहाँ पे पहुँच गए, वो क्या, वो बता देते हैं आपको। तो देखो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, कुछ प्रमुख बिंदु लिखे हुए हैं क्या, कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा, जितना अधिक हो गया, उस माध्यम में प्रकाश का वेग उतना कम हो जाएगा। ठीक है भाई, अपवर्तनांक किसी माध्यम का जितना ज़्यादा होगा, प्रकाश का वेग उतना कम हो जाएगा। जैसे हम बात करें, प्रकाश की किरण अगर जल में जाती है, वायु से जल में जाएगी, तो वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1। ठीक है, और जबकि जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। तो जब वह प्रकाश की किरण वायु से जल में जाएगी, यानी अपवर्तनांक बढ़ रहा है कि नहीं? जब प्रकाश की किरण वायु से जल में जाएगी तो वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वेग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी रफ्तार वायु से जब जल में जाएगी प्रकाश की किरण, तो अब वायु से जल में जाएगी तो जल का घनत्व तो ज़्यादा है, तो उसमें वेग पहले की तुलना में कम हो जाएगा, घट जाएगा। अब वही प्रकाश की किरण, ये मान लो वायु है, अब वायु से ये जा रही है, मान लिया हमने कांच में जा रही है। ठीक है, किस में जा रही है? तो कांच का होता है लगभग 1.5। बात समझना। ठीक है, तो वायु से कांच में अगर जा रही है प्रकाश की किरण, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तब वेग और कम हो जाएगा, क्योंकि अब तो अपवर्तनांक और बढ़ गया है ना, तो वेग घट जाता है। ठीक है, जबकि
हमने क्या बताया, किसी माध्यम में अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उस माध्यम में प्रकाश का वेग उतना कम होगा। ठीक है, उस माध्यम में प्रकाश का वेग जो है उतना कम होगा और विचलन उतना ही अधिक होगा। बस उसकी इस बात को समझाने के लिए हमने ये 2 पॉइंट लिखे हैं। यानी अपवर्तनांक, देखो यहाँ पे लिखा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का मान जितना बढ़ेगा, अपवर्तनांक का मान जितना बढ़ेगा, हमने प्रोपोर्शनल लगा दिया। प्रोपोर्शनल का मतलब ये क्या लिखा है, अपवर्तनांक प्रोपोर्शनल 1/वेग। ठीक है, अपवर्तनांक प्रोपोर्शनल 1/वेग, तो मतलब अपवर्तनांक का मान जितना बढ़ेगा, ये बटे में है तो उसका मतलब वेग उतना कम हो जाएगा। ठीक है, बटे में लगा हुआ है, अपवर्तनांक का मान जितना बढ़ेगा वेग उतना कम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अपवर्तनांक प्रोपोर्शनल विचलन, अपवर्तनांक प्रोपोर्शनल विचलन मतलब अपवर्तनांक का मान जितना बढ़ेगा विचलन का मान उतना बढ़ेगा। ठीक है, अपवर्तनांक जितना ज़्यादा विचलन उतना ज़्यादा। विचलन का मतलब समझ रहे हो कि जैसे रास्ते में जा रहा है अपने रास्ते से भटक गया, विचलन का मतलब समझ पा रहे हो ना। हाँ, तो बिल्कुल यही बात। जैसे ये प्रोपोर्शनल क्या बताता है, प्रोपोर्शनल ये बताता है कि अपवर्तनांक अगर बढ़ेगा तो वेग घटेगा, अपवर्तनांक अगर घटेगा, अपवर्तनांक अगर घटेगा तो वेग बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे ही समझ सकते हो। अपवर्तनांक अगर हंसेगा तो वेग रोएगा, उल्टा काम करेगा। ठीक है, और अपवर्तनांक अगर रोएगा तो वेग हंसेगा। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे काम कर रहे हैं। अपवर्तनांक बढ़ेगा तो वेग घटेगा, बिल्कुल ऐसे समझ लो। अब फिर अपवर्तनांक अगर हंसेगा तो विचलन भी हंसेगा, ये दोनों साथी हैं। अपवर्तनांक हंसेगा तो विचलन भी हंसेगा, मतलब अपवर्तनांक बढ़ेगा तो विचलन भी बढ़ेगा, अपवर्तनांक अगर घटेगा तो विचलन भी घटेगा। मतलब जो काम विचलन करेगा, सॉरी अपवर्तनांक करेगा वही काम विचलन करेगा। तो ये दोनों संबंध आपको समझ में आ गए होंगे, क्लियर। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और आपको बताते हैं। तो अच्छा देखो, अब देखो ये वाला हमें पता है, ये ऊपर जो वाला माध्यम है ये एक है, इसको हम मान लेते हैं एक, ये पहला माध्यम है। और ये दूसरा माध्यम है, ये दूसरा माध्यम, ये दूसरा माध्यम है। पहला माध्यम कैसा है, पहला माध्यम कैसा है, विरल है। और दूसरा माध्यम कैसा है, सघन। तो यहाँ पे अपवर्तनांक किसका होगा बताओ, अपवर्तनांक होगा दूसरे माध्यम का। कैसे, ऐसे अगर हम लिख दें, ये लिख देते हैं अपवर्तनांक को हम कहाँ से लिखते हैं, तो n से। अगर हम ऐसे लिख देते हैं n21, n21, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। बात समझना, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है ये, किसका, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। दूसरा माध्यम क्या है यहाँ पे, जल, यानी जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, यानी जल का किसका अपवर्तनांक, जल का, तो NW किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष। जल का अपवर्तनांक है, ठीक है, जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। ठीक, तो इसका एक सूत्र होता है, मान लिया हमने, क्या माना बेटा, कि जो वायु में जो वेग था, वायु में जो वेग था वो था v1, कितना था, v1। और जैसे ही ये प्रकाश की किरण जल में जाएगी तो वेग कुछ कम हो जाएगा। तो जो प्रकाश की किरण जब इसमें जाएगी, दूसरे माध्यम में जल में जाएगी, तो वेग कम हो जाएगा और उसका मान लिया वेग कितना है, v2। ठीक, तो यहाँ पे हमने माना वायु में वेग, किसमें, वायु में वेग बराबर v1, कितना है, v1। फिर इसके बाद वायु के बाद दूसरा माध्यम कौन था, तो जल में वेग बराबर v2। अब अच्छा एक चीज़ बताओ, v1 बड़ा कि v2, v1 बड़ा कि v2, v1 बड़ा। अरे भाई वायु में वेग ज़्यादा होगा तो v1 का मान ज़्यादा होगा ना, और जैसे ही पानी में जाएगा तो वेग घट जाएगा, तो v2 छोटा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ भी हम ये लिख सकते हैं कि v1 इज ग्रेटर देन v2, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्लियर, लिख सकते हैं ना। अच्छा, तो यहाँ पे अपवर्तनांक हमने लिखा है क्या, n21, मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। बिल्कुल याद रखना, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम से। तो बराबर, अब इसके बराबर जो होता है सूत्र, वो देखो क्या होता है। तो एक सूत्र यहाँ पे आपको याद रखना है, हमने ये मान लिया है वायु में, यानी पहले माध्यम में जो वेग है v1 और दूसरे माध्यम में वेग है v2। तो यहाँ पे आपको लिखना है n21 बराबर पहले माध्यम में वेग, पहले माध्यम में वेग, ठीक है,
पहले माध्यम में वेग को क्या माना हमने v1 बटे दूसरे माध्यम में वेग, दूसरे माध्यम में वेग, ये हो जाएगा v2। ठीक है, और इसको अगर करें तो ये आपका देखो बेटा क्या है, n21 है। इसको अगर लिखें यहाँ पे n21 बराबर, तो आपका सूत्र आएगा v1/v2। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? v1/v2। यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि जो ये अपवर्तनांक है, ये अपवर्तनांक जो है किस माध्यम का है? तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है ये। जो पहले होगा उसी का अपवर्तनांक किसका है? जो पहला है। दूसरा है ना, तो इसका अपवर्तनांक है किसका? दूसरे माध्यम। किसके सापेक्ष है? तो पहले माध्यम। अगर हम इसको ऐसे लिख दें बेटा, देखो अगर हम इसको ऐसे लिख दें, n इधर लिख देते हैं n12 ऐसे लिख दें n12, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष। अब ये जो तुम्हारा सूत्र है ये बदल जाएगा। अब ये सूत्र तुम्हारा हो जाएगा v2/v1। तो ये बात आपको याद रखना है कि जब यहाँ पे 2 अगर आए, दूसरे माध्यम का निकाल लो, तो ऊपर v1 आएगा, नीचे v2 आएगा। अगर यहाँ 2 पहले आ रहा है तो v1 ऊपर आएगा, v2 नीचे आएगा। अगर 1 पहले आ रहा है तो v2 ऊपर आएगा और v1 नीचे। ठीक है, तो ये 2 सूत्र आपको याद रखने हैं। इन दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या है, ये है लिख देते हैं यहाँ पे, ये जो आप दिख रहा है ये क्या है? दूसरे माध्यम का, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, किसके सापेक्ष है? पहले माध्यम। और ये क्या है? का है ये पहले माध्यम का है। ठीक है, याद रखना आप ये बात। समझ पा रहे हो कि बच्चों की नहीं? ठीक है, ये दूसरे माध्यम का है अपवर्तनांक और ये पहले माध्यम, दूसरे माध्यम के सापेक्ष। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। यहाँ पे हम पढ़ेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? तो किसी माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। वास्तव में जितने भी हम अपवर्तनांक पढ़ते हैं वो सब निरपेक्ष अपवर्तनांक होते हैं। वायु के सापेक्ष मतलब वायु की तुलना में। ठीक है, वायु या निर्वात का अपवर्तनांक क्या माना जाता है? 1। क्या माना जाता है? 1। ठीक, अब यहाँ पे आप देख रहे हो पानी का अपवर्तनांक। तो पानी का अपवर्तनांक बेटा अगर हम लिखेंगे तो इसको n से लिखेंगे, n से n। अब पानी का अपवर्तनांक है ये, तो किसके सापेक्ष है? वायु के सापेक्ष। किसके सापेक्ष है? वायु। तो पानी का अपवर्तनांक है तो nw हम लिख देंगे। देखो किसका अपवर्तनांक है ये? nw का मतलब पानी का है। और किसके सापेक्ष है? वायु के सापेक्ष, तो a यहाँ पे लिख दोगे। लेकिन ये वास्तव में चूंकि वायु के सापेक्ष है तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है, इसलिए a लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है, हमें पता है कि चूंकि निरपेक्ष अपवर्तनांक है तो वायु के सापेक्ष होगा ही। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कोई भी अपवर्तनांक जो दिए रहते हैं ये सब क्या होते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक। मतलब अगर कोई निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया है तो उसका मतलब वो वायु के सापेक्ष है, वायु की तुलना में है। इसको अगर बात करें कांच का तो Ng हो जाएगा। ये कांच का अपवर्तनांक है ना, किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। तो यहाँ a आएगा पीछे, लेकिन a लिखो चाहे ना लिखो। क्यों ना लिखो? क्योंकि हमें पता है ये वायु के सापेक्ष होगा। ठीक है, इसके बाद ये हीरा को d से डायमंड पर करते हैं तो पीछे a आना चाहिए, किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। लेकिन a लिखो या ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि ये सारे निरपेक्ष अपवर्तनांक हैं इसलिए आप वायु को पीछे लिखो या ना लिखो, क्योंकि निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होते हैं वो वायु के सापेक्ष ही होते हैं। अब इसका मतलब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे हीरा, मान लो पानी का अपवर्तनांक है वो 1.33 है। बात समझना बच्चे, 1.33 है। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं बच्चों कि जो आपका ये मान लो वायु है, ऊपर ये वायु है और ये नीचे पानी भरा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा हम समझा देते हैं आपको। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आप ये समझिए कि मान लो कोई प्रकाश की किरण अगर इस तरीके से ऐसे दौड़ती चली आ रही है, वायु में ऐसे दौड़ती चली आ रही है। ठीक है, और उसकी जो रफ्तार है वो कितनी है? मान लेते हैं 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये आ रही। ठीक है, इतनी रफ्तार से 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये दौड़ती चली आ रही। तो अब ये जैसे ही पानी में ये जाएगी तो इसकी रफ्तार 1.33 गुना कम हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? 1.33 गुना कम
बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, बात क्लियर कि नहीं? और यहाँ पे देखो, यहाँ कितनी कम हो जाएगी? तो 1.52 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखोगे तो 2.42 गुना कम हो जाएगी पहले की तुलना में, पानी की वायु की तुलना में। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बस यही इसका मतलब है। ठीक, क्लियर? चलो, चंद्रनिरपेक्ष अपूर्णांक भी हम समझ गए। आगे अब और पढ़ते हैं हम। नोट कर लो बेटा इसे। तो यहाँ पर हमने 2 चित्र बनाए हैं। इसमें क्या है, पहला जो माध्यम है ये सघन है, ये हमेशा याद रखना है। पहला कैसा लेना है यहाँ पे? सघन। दूसरा कैसे लेना है? विरल। इसमें भी देखो, पहला सघन, दूसरा विरल। इस चित्र में हमने क्या लिया है? कांच लिया है सघन, और नीचे वायु लिया है। तो हमें पता है ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ये आपतित कोण जो है आई है, और अपवर्तित कोण जो है आ रहा है। तो हमें पता आपतन कोण जो है, जैसे ही प्रकाश किरण आएगी तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती तो अभिलंब से दूर हट जाती। अब एक चीज़ समझिए आप, जितना ज़्यादा हम यहाँ आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, इस किरण को ऐसे आपतित करें अगर हम, तो जितना ज़्यादा हम इस आपतन कोण का अगर हम मान बढ़ाएंगे तो वैसे उतनी ही ज़्यादा ये प्रकाश की अपवर्तित किरण जो है उसका कोण का मान बढ़ता जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, आपतन कोण का मान देखो और बढ़ा दिया। जैसे ही आपतन कोण का मान और बढ़ाते गए तो यहाँ पे अपवर्तन कोण का मान हो गया 90 अंश। कितना हो गया? 90 अंश। इतना बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब अगर जरा सा भी, बात समझना, अब अगर जरा सा भी हमने आपतन कोण का मान बढ़ाया, बात समझना, अब अगर जरा सा भी हमने आपतन कोण का मान बढ़ाया तो ये तुम्हारी अपवर्तित किरण जो है ये ऊपर की ओर ऐसे निकल जाएगी कि नहीं? यानी अब फिर अपवर्तन की घटना नहीं होगी, ये परावर्तन की घटना हो जाएगी कि नहीं? बताओ, क्लियर कि नहीं? तो हमने क्या बताया कि यदि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यदि कोई प्रकाश की किरण, ये बात याद रखना है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान जितना ज़्यादा बढ़ाया जाता है, आपतन कोण का मान जितना ज़्यादा बढ़ाओगे अपवर्तन कोण का मान उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। ये तो बात क्लियर है। लेकिन एक फिक्स वैल्यू पर, यानी एक ऐसा समय आएगा कि अब अगर तुमने आपतन कोण का मान ज़्यादा बढ़ा दिया तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो आपतन कोण का वह मान, बात समझना, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, बात समझना, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, उसी को ही हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं? तो क्रांतिक कोण है क्या? क्रांतिक कोण या अपवर्तन कोण ही है। क्या है? अपवर्तन कोण ही है। कौन सा अपवर्तन कोण? अरे जब सॉरी क्या बोल रहे हैं, क्रांतिक कोण जो है ये आपतित कोण ही है या आपतन कोण ही है। ठीक है, कौन सा आपतन कोण? जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए। बात समझ पाए कि नहीं पल्ले पड़ी पड़ गई कि नहीं? तो बिल्कुल इसका नाम ही क्या है? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण शब्द जो क्रांति मतलब अगर तुमने इस कोण से ज़्यादा मान बढ़ाया तो क्रांति हो जाएगी। क्या क्रांति? कुछ सिस्टम बॉर्डर तुमने क्रॉस कर दिया, यानी अपवर्तन की घटना जो हो रही थी वो परावर्तन में हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप परिभाषा हम लिख देते हैं क्या, कि जब कोई, इसमें लिख देते हैं, आप समझ लीजिए उसको। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है क्रांतिक कोण की। क्या होती है? क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है। क्या है? आपतन कोण है। कहाँ बना हुआ? सघन माध्यम। क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में, ये नीचे विरल है, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, ये वाला अपवर्तन कोण कितना हो? 90 अंश। ठीक है, बात समझ पाए कि नहीं? बात समझ गए? तो क्रांतिक कोण क्या है? क्रांतिक कोण कुछ नहीं है, ये आपतन कोण ही है। कौन सा है ये? आपतन कोण। कब का आपतन कोण? जब विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश बन रहा हो। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आ गई? चलो अच्छा, आगे और समझ लेते हैं। अब देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, बिल्कुल इसी को और आगे हम समझ लेते हैं। इसी से पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे आएगा समझ में आपको। तो अब जरा सा तुमने क्या किया, ये बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन है ना, प्रकाश की किरण अगर नीचे रहेगी, इस बॉर्डर के अगर नीचे रहेगी तो प्रकाश का अपवर्तन होता रहेगा। अगर इस बॉर्डर के ऊपर पहुंच गई तो प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा ना। अरे भाई, उसी माध्यम में वापस अगर चली गई तो प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। तो ये बॉर्डर लाइन है, बात समझ रहे हो? ये भारत है, ये पाकिस्तान है। अगर जरा सा इधर चले गए उस तरफ, इस बॉर्डर के ऊपर अगर चले गए तो दिक्कत हो जाएगी ना, पाकिस्तान, यानी परावर्तन मिल जाएगा और ये अपवर्तन है। तो अब तुमने क्या किया, यही क्रांतिक कोण था, यानी इस कोण से अगर ज़्यादा से तुमने शटर नीचे डाउन किया तो ये वाली किरण ऊपर पाकिस्तान चली जाएगी, यानी घटना बदल जाएगी। अब अपवर्तन की जगह परावर्तन हो जाएगा। तो
तो वही काम यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे देखो ये आपका माध्यम, फिर से बना देते हैं, ये ऊपर कांच है और चित्र। अब इस चित्र में देखेंगे कि यहाँ पे यहाँ वाले चित्र में हम देख रहे थे कि आई का मान अगर ज़्यादा और तुमने बढ़ा दिया, थोड़ा सा भी और बढ़ा दिया, तो क्या देख रहे हो, ये बॉर्डर लाइन क्रॉस कर जाएगी, ये वाली रेखा कर जाएगी ना। यानी ये अब ये वाली प्रकाश की किरण जो है वो पुनः पहले ही माध्यम में वापस चली जाएगी। तो वही हुआ, देखो जैसे जरा सा भी हमने बढ़ाया, क्रांतिक कोण का मान जैसे जरा सा बढ़ाया हमने, वैसे ही प्रकाश की किरण अब पहले माध्यम में वापस लौट गई। और ये घटना प्रकाश का अपवर्तन नहीं, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये जैसे ही, यानी अगर हम आपतित किरण का मान क्रांतिक कोण के मान से थोड़ा सा बढ़ा दें, आपतित किरण का मान, क्रांतिक कोण का मान ये है ना, इससे थोड़ा सा बढ़ा दें, तो प्रकाश की किरण जो है पुनः पहले माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, चलो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं जल्दी से। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना की डेफिनेशन क्या है, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ा दिया जाए। ठीक है, आपतन कोण का मान यहाँ पे देखो क्रांतिक कोण था ये, इसे जरा सा तुम और बढ़ा दो, बढ़ा दिया जाए या अधिक कर दिया जाए, तो प्रकाश पहले माध्यम में ही, तो प्रकाश जो है पहले माध्यम में ही वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो क्रांतिक कोण का ये चित्र आप देख रहे हो, यहाँ पे क्रांतिक कोण क्या होता है, जब आपतन कोण का ये मान देख रहे हो, यानी अपवर्तन कोण का मान उस समय कितना होता है, 90 अंश होता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है, जैसे ही तुमने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा कर दिया, इसमें देखो ज़्यादा कर दिया, इसमें डाके, तो ये तुम्हारी जो किरण ऐसे 90 अंश पे जा रही थी वो थोड़ा और ऊपर उठ गई, देखो बढ़ गया मान 90 अंश ज़्यादा। तो ये तुम्हारा जो घटना हो रहा है इसी को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना होती है इसकी कुछ शर्तें होती हैं, 2 शर्तें होती हैं, वो शर्तें हम और लिख लेते हैं। ठीक है,